एवरीवन, वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो सिनेमा की दुनिया लेकर। आज का हमारा ये शो कुछ खास यानी कि कुछ अलग होने जा रहा है, क्योंकि आज हम सिनेमा में किसी हीरो या अभिनेता की बात नहीं करने जा रहे। आज हम बात करेंगे नेगेटिव कैरेक्टर्स, यानी कि जिन्हें सिनेमाई भाषा में खलनायक या फिर विलन्स कहा जाता है। जी हाँ, और साथ ही साथ आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रसिद्ध खलनायक से भी मुलाकात करवाएंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। जिस तरह से एक फिल्म की कहानी में एक हीरो या अभिनेता का होना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह से एक खलनायक भी फिल्म की कहानी में रंग भरता है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एक खलनायक ही फिल्म की कहानी में भय और सस्पेंस पैदा करता है। जी हाँ, और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसे कई खलनायक हुए हैं जिन्होंने अपनी खौफनाक एक्टिंग से दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए और अपनी अभिनय से उन्होंने उस कैरेक्टर को यादगार बना दिया। तो आज हम याद करते हैं कुछ ऐसे ही विलेंस कैरेक्टर्स को। अब ठीक है। अपना उसूल कहता है हर गलती की सजा मौत है, सिर्फ मौत। मोगेम्बो खुश हुआ। खलनायक हिंदी सिनेमा की मुख्य धारा में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने अपनी क्रूरता, दुष्टता, चालाकी, धोखेबाजी और धूर्तता से फिल्म में नायक को खड़ा किया। बल्कि यूं कहें कि बिना खलनायक के नायक की भूमिका उभरकर सामने आना संभव नहीं। खलनायक के किरदार में अपनी पहचान बनाने वाले कलाकारों की बात करें तो फिल्म शोले का खलनायक गब्बर का किरदार जहन में आ जाता है, जिसे अमजद खान ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से यादगार बना दिया। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अमजद खान ने तकरीबन 30 साल से ज्यादा समय इंडस्ट्री में गुजारा और इस दौरान की गई सभी फिल्मों में उन्होंने अधिकतर विलन की भूमिका निभाई। कल तक तुम सरदार थे तो ये सब तुम्हारे वफादार थे। आज मैं सरदार हूं, ये सब मेरे वफादार हैं। आप सब वफादारों को मेरा आखिरी प्रणाम। वहीं 1975 में आई शोले फिल्म के गब्बर सिंह का किरदार हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे अमर खलनायक चरित्र बन गया। इस भूमिका ने उन्हें अमर बना दिया। इसके अलावा मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों के दिलावर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। आज जिंदगी में पहला टाइम किसी ने दिलावर का धुलाई किया है। माँ कसम इंस्पेक्टर, जब तक अपन इस लंबू सिकंदर को रुड़काएगा नहीं ना, तब तक ना हम तुम्हारे पास आएगा ना तुम अपने को पकड़ने का ट्राई करना। क्या एक दफा इसको खत्म कर डालेगा ना, फिर हम खुद आएगा तुम्हारे पास, चलकर खुद आएगा हम। हिंदी सिनेमा में 40 सालों से भी ज्यादा का समय गुजारने वाले अजीत का असली नाम हामिद अली खान था। तकरीबन 200 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले अजीत ने नया दौर, मुगल आजम, नास्तिक जैसी फिल्मों में अहम रोल भी किए। कुछ फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स निभाने के बाद अजीत ने खलनायक की भूमिका की ओर रुख किया और वो सफल रहे। फिल्म यादों की बारात में मोना डार्लिंग और जंजीर फिल्म में लिली डोंट बी सिली उनके डायलॉग्स बहुत ही लोकप्रिय हुए। इस तरह कालीचरण में सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है जैसे संवाद बहुत ही फेमस हुए। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की। वो बॉलीवुड के एक सशक्त खलनायक के रूप में सामने आए। सरकार का रवैया इस कदर सख्त हो जाने वाला है कि कहीं काले धंधे को सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। बोलिए बोलिए बोलिए, सब अपने आदमी सब। तेजापुर के वासियों, तुम लोगों ने जो अपराध किया है उसकी सजा तुम्हें हमारे सरदार देंगे।
ठाकुर विक्रम सिंह। पेशे से प्रोफेसर रहे और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले कादर खान ने अपनी फिल्मी पारी भले ही देर से शुरू की, लेकिन वो जल्द ही बॉलीवुड में कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते नजर आए। रामन जी, क्या बे? आज त्योहार के दिन कुछ बख्शीश हो जाए जी। बख्शीश? हाँ, अभी वसूल करता हूँ। तुम भी यार थूक में भजिया तलने चले आए हो। मेरी हालत देखो, मुझसे बख्शीश मांगना देखो। मुझे तकदीर ही नहीं बख्शा तो मैं तुम्हें बख्शीश कहाँ से दूं? स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और संवाद लेखक के क्षेत्र में तो कादर खान मशहूर हुए ही, बल्कि वो हिंदी फिल्मों में एक जाना पहचाना विलन का चेहरा भी बन गए। क्या सेठ इंसाफ बराबर है ना? अरे तुम जैसा 2-4 आदमी और हिंदुस्तान में पैदा हो जाएगा ना तो हिंदुस्तान का वो अपनी कई भूमिकाओं के लिए आज भी याद किए जाते हैं। किधर से पैदा होएगा? सिंगल है, डुप्लीकेट भी नहीं बन सकता है। रामगढ़ के शोले देखा है? रामगढ़ के छोले। सांप से खेलने वालों को ये याद रखना चाहिए कि किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? ये धर्मात्मा लोग कभी कभी भगवान को भी धोखा देते और ऊपर से गाते हैं, मैं मूर्ख क्या जानूं मैंने। प्राण किशन सिकंद हिंदी सिनेमा के प्राण ही सिद्ध हुए। हिंदी सिनेमा में उनके जैसी खलनायक की भूमिकाएं दुर्लभ थीं और कई चरित्रों के लिए तो मानो वो बने ही थे। तकरीबन 50 साल हिंदी सिनेमा में गुजार देने वाले इस महान अभिनेता ने बॉलीवुड को खलनायक के रूप में बेहतरीन और अमर कर देने वाली भूमिकाएं दी। शेर और बकरी जिस घाट पर एक साथ पानी पीते हो, वो घाट न हमने देखा है और न देखना चाहते। उन्होंने तकरीबन 350 फिल्मों में काम किया। मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, उपकार, राम और शाम, शहीद, जॉनी मेरा नाम, जंजीर, अमर अकबर एंथनी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन खलनायक की भूमिकाएं निभाई। मुझे भी पता नहीं था। ये खुशखबरी आज ही जैनी ने मुझे फोन पर दी। कितना फर्क है बाप बेटी में। बाप की वजह से मेरी औलाद मुझसे बिछड़ गई और बेटी उसी औलाद को मुझसे मिला रही है। साल 2013 में दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित ये अभिनेता जंजीर फिल्म में शेर खान के नाम से भी लोकप्रिय रहा। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। साहब, आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। इस इलाके में सारे बदमाशों का एक ही बाप है, नागेश्वर। अमरीश पुरी आज बॉलीवुड में नहीं है, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनके जैसा चरित्र अभिनेता और विलन मिलना गौरव की बात रही है। खलनायक की भूमिका में तो वो लंबे समय तक अपने किरदारों के लिए जाने गए। शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में मुगैम्बो की भूमिका हिंदी सिनेमा में खलनायक के तौर पर उनके चरित्र को अमर बना गई। इस फिल्म में उनके द्वारा बोला गया संवाद मुगैम्बो खुश हुआ आज हिंदी फिल्म के बेहतरीन संवादों में से एक है। मुगैम्बो खुश हुआ। इसके अलावा जालिम जमींदार की भूमिकाएं और बड़े स्मगलर के तौर पर भी उनकी भूमिकाएं यादगार रहीं। दामिनी फिल्म में वकील चड्डा और फिल्म घायल में बलवंत राय की भूमिका आज भी याद की जाती है। तुम तो जानते ही हो कि इंद्रजीत चड्ढा कभी शिकस्त नहीं खाता। डैनी बॉलीवुड के स्टाइलिश विलेन रहे। उन्होंने तकरीबन 190 फिल्मों में काम किया। हालांकि अपने करियर के शुरुआती समय में उन्होंने कई सकारात्मक भूमिकाएं निभाई, लेकिन इस तरह के रोल से आजिज आकर बाद में उन्होंने नेगेटिव रोल किए और अपने खलनायक के चरित्र को अपने दमदार अभिनय के बल पर अमर बना दिया। मेरा दादा आसिफ खान, परदादा गुल खान और चाचा शाहरुख खान, इनमें से कौन है जिसे तू नहीं जानता? इस खानदान के बेटे की जमानत मांगने की जरूरत कैसे की तूने? बोल। सबसे ज्यादा उन्हें लोकप्रियता घातक के कातिया, क्रांति वीर के चतुर सिंह चीता और अग्निपथ में कांचा चीन के किरदार ने दिलाई। बाद में
खुदा गवाह और सनम बेवफा जैसी फिल्मों में भी उनके रोल यादगार रहे। अब घर तो तभी बसेगा जब तू हमारे सामने घुटने टेककर हाथ फैलाकर रहम की भीख मांगेगा। शेर खान! उनका सबसे मशहूर डायलॉग दुश्मन से अगर फायदा हो तो उसे अपना दोस्त बना लो है। दुश्मन से अगर फायदा हो तो उसको अपना दोस्त बना लो। तुम्हें बोला था ना तुम्हारे धंधे का उसूल है कि नहीं है? मेरे धंधे का उसूल तो तुम सीख गया, लेकिन अंजाम तुमने अभी देखा नहीं है। बॉलीवुड में तकरीबन 50 साल गुजार चुके प्रेम चोपड़ा आज भी हिंदी सिनेमा में खलनायक चरित्र का पर्याय बने हुए हैं। उनका फेमस डायलॉग प्रेम नाम है मेरा प्रेम आज भी हर बच्चे की जुबान पर है। प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। वो तकरीबन 320 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं और इनमें से अधिकांश फिल्मों में उनका रोल नेगेटिव ही रहा है। जी हाँ, प्रेम चोपड़ा एक ऐसे खलनायक रहे हैं जिनके स्क्रीन पर आने भर से ही बस ये तय हो जाता था कि कुछ बुरा होने वाला है, कोई चाल है जो चले जाने वाली है। उनके आने से एक ऐसा नेगेटिव माहौल बनता कि मक्कारी और जालसाजी उनमें से टप टप करके टपकती थी और दर्शकों को उनसे नफरत हो जाती थी और यही उनकी कामयाबी थी। उन्होंने खलनायक के किरदार को एक मिसाल बनाया है। प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, नाम तो उनका प्रेम है लेकिन कैरेक्टर्स उन्होंने सारे ही इसके विपरीत निभाए हैं और नेगेटिव कैरेक्टर्स कर ही वो लोगों के दिलों में जगह बना गए हैं। हाँ, जिंदगी ऊपर वाले के हाथों में होगी, मगर मौत का डिपार्टमेंट हम लोगों ने अपने हाथों में ले लिया है। प्रेम चोपड़ा फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नाम जो अपने नाम से विपरीत पर्दे पर किरदार निभाते आए हैं। उनका नाम इंडस्ट्री के कई बड़े विलन्स में शुमार होता है। फिल्म इंडस्ट्री के कभी सबसे हैंडसम विलन्स के तौर पर जाने गए प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर सन 1935 में लाहौर में हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद उनकी फैमिली शिमला शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की। लेकिन पढ़ाई के साथ ही प्रेम जी स्कूल में होने वाले नाटकों में भी हिस्सा लिया करते थे। आप कहते हैं तो चला जाता हूँ। वैसे विक्रम बहुत काम का आदमी, काम की कीमत लेता है, लेकिन जिससे कीमत लेता है उसका काम जरूर करता है। तुम्हारे पैसे जहां उन्हें एक्टिंग का शौक पैदा हुआ, लेकिन उनके पिता उनके एक्टिंग की चाहत से खुश नहीं थे। जहां उन्होंने कहा कि पहले ग्रेजुएशन करो और उसके बाद ही बॉम्बे जाना। उनके कहे अनुसार प्रेम जी ने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और किस्मत आजमाने बॉम्बे निकल गए। काफी संघर्ष करने के बाद भी कुछ काम नहीं बन रहा था। वो बताते हैं कि एक दिन ट्रेन में सफर करते वक्त एक अनजान ने कहा कि फिल्मों में काम करोगे, और वो उन्हें पंजाबी फिल्म डायरेक्टर के पास ले गया। उन्होंने ये सोचकर हाँ कर दी कि कम से कम एक्टिंग का मौका तो मिल रहा है, जहां इन्होंने पंजाबी फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। अल्लाह की कसम, लेकिन यहाँ भी गाड़ी कुछ आगे नहीं बढ़ रही थी। फिर काफी मेहनत के बाद इन्हें मनोज कुमार की फिल्म शहीद में सुखदेव का रोल मिला और इनके काम को पसंद किया गया। जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। जिसके बाद आई मनोज कुमार की ही एक और फिल्म उपकार में भी इनके काम को थोड़ी पहचान मिली और इनके अभिनय को सराहा गया। लेकिन उस वक्त तक प्रेम चोपड़ा जी फिल्मों में मिले जुले किरदार ही निभा रहे थे। लेकिन जिस फिल्म ने इन्हें फिल्म इंडस्ट्री का विलन बनाया वो थी राज खोसला साहब की वो कौन थी। इस फिल्म में भले ही विलन का एक छोटा सा किरदार इन्होंने निभाया था, लेकिन इनके काम की जबरदस्त प्रशंसा हुई। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का, जहां बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, ये जो गठबंधन है
अखिलेश यादव जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है, मोदी जी ने एमएसपी पर आजादी के बाद सबसे ज्यादा खरीदी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, आज मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया हूं। 2014 में मैं भाजपा का प्रभारी था। मैं यहाँ आया था, कैराना से, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से पलायन चालू हो गया था। यहां पर कोई सुरक्षित नहीं था। आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई, योगी सरकार ने यहां पर गुंडों का आतंक बनकर यहां पलायन रोका है और लोगों को सुरक्षित किया है। और इसके साथ साथ अब निर्दोष नागरिकों की जगह अब उत्तर प्रदेश से गुंडे पलायन करने लगे हैं। इस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। भाई और बहनों, ये चुनाव में जो घमंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ है, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठा हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी चौधरी चरण सिंह जी के गौरव समारोह में आए, उस दिन उन्होंने भ्रष्टाचारी बचाओ रैली बनाई और वो रैली में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बात करी। मैं आज इस मंच से समग्र उत्तर प्रदेश की जनता को कहना हूं, 2014 में मोदी जी ने कहा था, जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है वो जेल में जाएंगे, और 2024 में भी कह रहे हैं, जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। मुझे बताओ, जिन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया, उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? भाई और बहनों, उनका मकसद परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी का मकसद देश के किसान, गरीब, मजबूत, दलित और आदिवासी को मजबूत बनाकर अपने पैर पर खड़ा रहना है। आज मुझे अंत में इतना बताइए, संजीव बालियान को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताएंगे? बालियान आगे आओ आप जरा। संजीव बालियान ने मंत्री रहते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा काम किया है। संजीव बालियान को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। 14 की 14 सीधे मोदी जी की झोली में डालेंगे। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। 400 पार करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत
माता। मुजफ्फरनगर में अमित शाह इस चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे, और सीधे तौर पर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा जो घमंडिया गठबंधन है ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है और सिर्फ ये परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, जबकि बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। 2014 से लेकर अब तक की अगर बात की जाए काफ़ी बड़ा बदलाव इस क्षेत्र में भी आया है। और मुजफ्फरनगर सीट से संजीव बालियान हैं जो कि जिनको बीजेपी का टिकट मिला है, और यहाँ अमित शाह ने कहा कि कोशिश यही है कि लगातार और बदलाव जो है वो हम लाएंगे। और इस प्रदेश की अगर बात की जाए, मुजफ्फरनगर क्षेत्र, सहारनपुर, आसपास के जिले हैं, उसका जिक्र उन्होंने किया कि यहाँ पे कानून व्यवस्था को बेहतर कर शांति व्यवस्था जो है वो कायम की गई है और आगे भी इसी तरीके से इस क्षेत्र का विकास होता रहेगा। अब आइए वापस देखते हैं हमारा कार्यक्रम सिनेमा की दुनिया। अपने जबरदस्त अभिनय की वजह से वो बड़े बड़े स्टार्स को मात देने लगे। बदलते वक्त के साथ इन्होंने अपनी विलनी में थोड़ी कॉमेडी भी डालने की कोशिश की। प्रेम चोपड़ा एक ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा देखा, राजेश खन्ना के साथ काम किया और अमिताभ बच्चन के साथ भी रहे। वहीं बदलते वक्त में रणबीर कपूर जैसे यंग स्टार के साथ भी नजर आए। जो उस वक्त नहीं हुआ वो अब होगा, तू फिक्र मत कर। वो जायदाद हमारी यार हम ही को मिलेगी। उसे हासिल करने के लिए अब चाहे कुछ भी करना पड़े, कर भला तो हो भला। अपने फिल्मी करियर में करीब 380 से ज्यादा फिल्मों में जबरदस्त अभिनय देकर वो अपना नाम फिल्म इंडस्ट्री में एक कामयाब विलन के रूप में दर्ज करा चुके हैं। हमारे साथ प्रेम चोपड़ा जी हैं। सर, आप इतने प्रसिद्ध कलाकार हैं, मतलब अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में अगर हम अभिनेता की बात करें तो बहुत से अभिनेता हमारे ख्याल में आते हैं, लेकिन अगर हम एक विलन का तस्वुर करें तो ये कह सकते हैं कि हम जिन चुनिंदा लोगों के चेहरे हमारे सामने आएंगे सबसे पहला आप ही का आएगा। तो एक खूंखार विलन का आपने एक किरदार निभाया और उसी को लेकर आप आगे बढ़े और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। यानी कि एक भारतीय सिनेमा में एक विलन का स्वरूप किस तरह से हो सकता है वो आपने पेश किया। तो आज अगर आप अपनी इस जर्नी को देखते हैं एज अ विलन तो आपको कैसा महसूस होता है? हर कोई ये जानना चाहता है कि आपको कैसा महसूस होता है, क्योंकि मेरे ऐसे महसूस होता है कि सारी दुनिया जानती है आजकल कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। तो इसीलिए उन्होंने मुझे ये जो मैंने बतौर हीरो पिक्चर की, क्योंकि मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मैं भी हीरो ही बनने आया था, लेकिन यहाँ क्या होता है कि हीरो की पिक्चरें जब बनती हैं वो यहाँ पर हमारी कहावत है कि एक हफ्ता तो ज़बरदस्त चलती हैं लेकिन दूसरे हफ्ते उनको ज़बरदस्ती चलाया जाता है। तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा क्रेडिट भी हीरो को मिलता है और डिसक्रेडिट भी हीरो को ही मिलता है, तो उनका लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाता है। तो मैं वॉट एवर आई वॉज डूइंग वेरी पॉजिटिव, वेरी पेट्रियोटिक कैरेक्टर्स लाइक शहीद एंड ऑल दैट, तो लेकिन वो पिक्चरें भी अच्छी, बहुत अच्छी चली, बाकी भी काफ़ी पिक्चरें बड़ी कामयाब रही, लेकिन जो बहुत बड़ी कामयाब हुई उसमें मेरे नेगेटिव रोल थे जी। अब जब पिक्चरें सुपर हिट हो जाती हैं तो वो फिर वो एक टाइप लग जाती थी उन दिनों में कि आप हीरो है, हीरोइन है और ये विलन है। तो लोगों के लिए उस वक़्त किसी विलन को या किसी हीरो को जैसे वो अलग करके कैरेक्टर करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं होता था, हजम नहीं होता था। आजकल तो खैर ज़माना बदल गया, आज हीरो आजकल खुद ही विलन का रोल करते हैं कई दफ़ा। तो उसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि उनके एक वेरिएशन, एक वर्सेटैलिटी दिखाई दे उनसे। और वैसे भी हमारे यहाँ जब हम करते थे, जैसे मैंने कहा बॉबी में जो मैंने डायलॉग बोला तो उसमें उनको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा था कि ये कौन शख्स है। तो जब आप डायलॉग बोला तो लोगों को मालूम हो गया कि ये गड़बड़ करने वाला आदमी है। अच्छा। तो ये हुआ। और दूसरे कैरेक्टर, लेकिन आजकल जो हीरो करते हैं विलन, हीरोज जो उनको बहुत शौक है नेगेटिव कैरेक्टर्स करने का, लेकिन उसकी बिहाइंड दैट देयर इज अ रीज़न व्हाई एंड हाउ ही हैज़ बिकम विलन। तो अल्टीमेटली सिंपैथी भी ले जाते हैं एंड में, क्योंकि रीजनिंग एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है। आजकल एक्सप्लेनेशन, हमारे वक्त में एक्सप्लेनेशन नहीं थी। ये हीरो उस वक्त
विलन का रोल करेगा तो एक्सेप्ट नहीं होते थे, वो पिक्चरें फ्लॉप हो जाती थी। हाँ सर, यही मैं आपसे पूछने वाली थी कि जैसे कि पहले तो इस तरह होता था कि अगर हीरो है तो वो हीरो ही है और विलन है तो अब विलन ही है वो, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जो हीरो हैं वो भी नेगेटिव कैरेक्टर्स कर रहे हैं। जी जी। तो ये एक तरह से ट्रेंड जो है वो फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, हम देख रहे हैं। और विलन जो है, एक विलन भी जो है वो फिल्म की कहानी के अंदर बहुत अहम भूमिका निभाता है। मैं तो कहती हूँ बल्कि एक विलन ही कहानी को इंटरेस्टिंग बनाता है। एग्जैक्टली। आप देखिए कि अगर कोई विलन आता है तो कितना इंटरेस्ट आता है, भय आता है, बहुत ज़्यादा मतलब क्यूरियोसिटी होती है कि अब ये क्या करेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा। तो एक कहानी के लिए एक विलन का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी माना बहुत जरूरी है। ये नरेटिव्स, ये मेकिंग ए फिल्म एंड द पीपल want to see the film because of certain interest in the picture. And the negative characters do create that sort of interest. लेकिन जैसे आप आजकल कुछ फ़र्क ये इतना है कि आजकल लोगों के ओपिनियन जो है डिफरेंट हो गई है। They become more emancipated. They have started accepting the roles in people who do the negative roles and they do the positive roles as well. Now they appreciate a performance. Like in abroad, Hollywood वगैरह में तो बहुत देर से है, कई बड़े स्टॉन्च विलन होते थे वहाँ, लेकिन जब वो एक इमोशनल रोल करते थे तो लोग बड़ी तारीफ करते थे। तो यहाँ भी यही हो गया, एंड बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ टेलीविजन एंड OTT एंड ऑल दिस, हमारे ज़माने में टेलीविजन नहीं था। सर, इसकी बहुत बड़ी मिसाल तो शाहरुख खान है। उन्होंने दीवाना और डर करके उसमें नेगेटिव रोल करके जो शोहरत हासिल की है, तो आज वो उनकी एक बेस बनी है शाहरुख खान के अंदर। तो सर मैं यही आपसे पूछ रही थी कि एक नेगेटिव किरदार करके अगर कोई बाहर जाता है, मतलब उसकी सोशल लाइफ कैसे होती है, हर कोई जानना चाहता है। उसके परिवार वाले कैसे सोचते हैं और वो सोशल लाइफ वो किस तरह से जीता है, उसको कैसा लोग फील कराते हैं। मतलब देखिए, ये तो एक कैरेक्टर के मुताबिक होता है। बाहर जाते हैं तो लोग असली ज़िंदगी से भी ताल्लुक़ रखते हैं और उनको ऐसे लगता है कि यार ये शायद बाहर भी कुछ गड़बड़ करेगा। लेकिन जब मिलते हैं तो उनको ज़रा ओपिनियन उनकी चेंज हो जाती है कि भाई ये तो बिल्कुल हमसे भी शरीफ आदमी। तो एक काम है जो अगर आप जो काम करते हैं, आप नेगेटिव रोल भी करते हैं, पीपल एक्सेप्ट यू इन दैट वे, दैट्स ए कॉम्प्लीमेंट फॉर द नेगेटिव कैरेक्टर। तो वो तो चलता है। तो मैंने जैसे कहा कि आपका ज़माना खुद चेंज हो गया है, ये एक्सेप्ट ऑल टाइप्स ऑफ। शुरू में तो देखिए राजेश खन्ना और मेरी जोड़ी अच्छी थी। वो हमने कोई 25-30 पिक्चर में काम किया जिसमें 20 पिक्चरें सुपरहिट थी। वो भी एक सुपरस्टार था उन दिनों में। तो कहावत है साहब कि वो जब पिक्चर इकट्ठे करते थे तो एक टीम बन जाती थी हमारी। तो एक डायरेक्टर हमारे हुआ करते थे शक्ति सामंत साहब, तो उनकी पिक्चर में मैंने काम किया था कटी पतंग। वो बड़ी मकबूल, बहुत कामयाब रही। तो उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूटर आते थे, राजेश खन्ना का नाम सुन के फिर बोलता था, डिस्ट्रीब्यूटर बोलते थे कौन कौन है पिक्चर में, वो राजेश खन्ना है, ये हीरोइन है। कहती हाँ एक बात बताइए, प्रेम चोपड़ा है कि नहीं है? तो इस वजह से वो काम मिलता रहता था। आपका नाम जो है वो प्रेम है, लेकिन आप रोल आपने हमेशा नेगेटिव किए हैं। तो उस पे क्या कभी किसी ने कहा है कि जरा थोड़ा प्रेम से बोला करो? तभी तो मैंने कहा था प्रेम नाम है मेरा और मेरे नस नस में प्रेम ही प्रेम चोपड़ा हुआ है। मैं जो कुछ भी करता हूँ ना बहुत ही शराफत के साथ करता हूँ। किसी से मोहब्बत भी करता हूँ तो प्रेम से करता हूँ, किसी से कत्ल भी करता हूँ तो प्रेम से करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज का हमारा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे सिनेमा की दुनिया से आपके लिए कुछ नया और कुछ खास लेकर। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।